ये वीडियो आप देखना ना भूलें क्योंकि इस वीडियो से कम 80% प्रश्न आने की संभावना है कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के पेपर में। इस वीडियो में मैं 47 प्रश्न कराऊंगा और अगली वीडियो में 33 प्रश्न कराऊंगा जो कल डाली जाएगी और इन्हीं प्रश्नों से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे। 80% से ऊपर के चांस है कि इन्हीं में से आने हैं, क्या पता 90% चांस बन जाए। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं आज वीडियो को। और सबसे पहला क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो क्वेश्चन पहला लिखा हुआ है, सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जरा हम देखते हैं कि सोवियत प्रणाली वह राजनीतिक और आर्थिक अर्थव्यवस्था थी जो 1917 की रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ में स्थापित हुई थी। यह समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। तो याद रखेंगे कि सोवियत प्रणाली की बात करते हैं, इसका गठन यानी इसका निर्माण जो किया गया था 1917 की रूसी क्रांति के बाद हुआ था। तो इससे क्वेश्चन पहले ये भी पूछ सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। सोवियत संघ में कौन सी पार्टी थी, तो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, अपन जरा इसके ये देख लेते हैं कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो सोवियत प्रणाली की पहली विशेषता है कि यह प्रणाली पूंजीवाद का विरोध और समाजवाद पर आधारित थी। दूसरी अगर विशेषता देखी जाएगी, अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था, निजी संपत्ति का अस्तित्व नहीं था। यानी पूरा नियंत्रण राज्य के द्वारा है, सरकार के द्वारा किया जाएगा, किसी के पास खुद की कोई जमीन नहीं होगी। तीसरा देखें, केवल एक दल कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष की अनुमति नहीं थी। यानी कि कह सकते हैं कि सिर्फ एक ही पार्टी थी जिसका दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी सोवियत संघ में, बाकी विपक्ष का कोई अनुमति नहीं थी। चौथा, उपभोक्ता उद्योग बहुत उन्नत था, यहाँ सुई से लेकर कार तक सब कुछ देश के भीतर बनता था, बाहरी देश से कुछ भी नहीं मंगाया जाता था। पांचवा देखते हैं कि सोवियत संघ के पास खनिज तेल, लोहा और इस्पात जैसे विशाल ऊर्जा संसाधन थे। आगे अगला प्रश्न अपन देखते हैं, दूसरा प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। यानी सोवियत संघ 1991 में टूटा है, 25 दिसंबर 1991 को। आखिरकार क्यों टूट गया, कारण क्या है? तो पहला कारण लिखा है आर्थिक गतिरोध। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक स्थिर रही, यानी कह सकते हैं अर्थव्यवस्था टिकाऊ रही, बढ़ नहीं रही है, जैसी है तैसी बनी है, आगे बढ़ नहीं पा रही है अर्थव्यवस्था। पश्चिमी देश अमेरिका आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था स्थिर रही, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की भारी क्या गई, कमी हो गई। दूसरी बात देखते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार और नौकरशाही। क्योंकि अपन देख रहे हैं कि एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसका दबदबा है, तो उसके जितने भी नौकरशाही लोग हैं वो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रहे। अन्य पार्टियां थी नहीं जो उस पार्टी की आलोचना कर सकें। तीसरा देखते हैं, हथियारों की होड़। अब पता क्या हुआ है, ज्यादातर सोवियत संघ ने अपना पूरा का पूरा पैसा लगा दिया सैन्य संसाधनों के लिए, सेना पर खर्च कर दिया, हथियारों पर खर्च कर दिया, जिससे आम नागरिक पिछड़ गए, उपभोक्ता वाली चीजें बन नहीं पाई। इस वजह से अगर देखा जाए तो सोवियत संघ का विघटन हुआ है, नागरिक बड़े परेशान हो चुके थे। चौथा देखिए, राष्ट्रवाद का उदय। विभिन्न गणराज्यों जैसे रूस है, बाल्टिक गणराज्य में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया आते हैं, यूक्रेन है, इसमें संप्रभुता और राष्ट्रवाद की भावना का उभरना। और पांचवा लास्ट जो है वो है गोर्बाचेव के सुधार। 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के महासचिव बनते हैं और इन्होंने कुछ ऐसी नीतियां बनाई जिनसे जनता को ज्यादा उम्मीद बढ़ गई और उम्मीद की वजह से जनता ने और ज्यादा क्या कर ली, मांग कर दी। ठीक है, सुधारों की और मांग कर दी तेज। तो उन्होंने दो प्रकार की सुधार नीतियां बनाई थी गोर्बाचेव ने, एक थी पेरेस्ट्राइका और दूसरी थी ग्लासनोस्त। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, शोक थेरेपी क्या थी, इसके परिणाम बताइए। जब सोवियत संघ का विघटन हो रहा था तो उसी समय 1990 में ही शोक थेरेपी शुरू की गई थी। शोक थेरेपी में क्या था कि जो सोवियत संघ में राज नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल था हर चीज पर, उसको अब निजी हाथों में बेचना है, पूंजीवाद की ओर बढ़ना है। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ने का एक तरीका था और बहुत जल्दी तरीके से, मतलब बहुत जल्दी बढ़ना है, हर चीज को निजी बना देना है। तो साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत देशों द्वारा विश्व बैंक और आईएमएफ के निर्देश पर, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि शॉक थेरेपी किसके निर्देश पर चलाई गई थी, तो विश्व बैंक और आईएमएफ के निर्देश पर पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए अपनाए गए आघात पहुंचाकर उपचार करने के मॉडल को शॉक थेरेपी कहा गया। इसका परिणाम क्या रहा, तो देखेंगे इतिहास की इसको सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों को छोटे कम दावों पर निजी हाथों में बेच दिया गया। दूसरा देखते हैं,
आर्थिक गिरावट, रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट आई और महंगाई आसमान छूने लगी। तीसरा देखते हैं समाज कल्याण का अंत, रियायतों और सरकारी सहायता वाली पुरानी व्यवस्था नष्ट हो गई। यानी कह सकते हैं जो सरकारी चीजें थी, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सरकारी होना चाहिए, जैसे शिक्षा है, अस्पताल है, लेकिन सब अगर देखिए जाए सब निजी बना दिया गया, जिससे अमीर और गरीब की खाई और ज्यादा बढ़ गई। खाद्यान्न संकट, खेती का निजीकरण कर दिया गया, जिससे रूस में खाद्यान्न सुरक्षा का संकट पैदा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का सोवियत संघ पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उन्होंने दो सुधार किए थे 1985 में। एक था पेरेस्ट्राइका, जिसका अर्थ होता है गठन या पुनर्गठन, और दूसरा होता है ग्लासनोस्त, जिसका अर्थ होता है खुलापन। तो आगे देखते हैं इन सुधारों से लोगों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की आकांक्षाएं जाग गई। जैसे कहते हैं ना कि अपन अगर किसी को हाथ पकड़ा देते, उंगली पकड़ा देते तो वो गर्दन पकड़ लेता है, ऐसे उन्होंने सुधार करना चाहा तो जनता में और ज्यादा आकांक्षाएं जागृत हो गई, जिससे शासन पर कम्युनिस्ट पार्टी का क्या हो गया, नियंत्रण ढीला हो गया। इन्होंने कुछ ऐसी चीजें बता दी थी, जनता को छूट दे रखी थी कि आप क्या कर सकते हैं, पार्टी के खिलाफ बोल सकते हैं। तो अब क्या होगा, पार्टी के खिलाफ लोग बोलने लगे, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी कि पार्टी बहुत बेकार है। तो सुधारों की धीमी गति से लोग असंतुष्ट थे, जबकि पार्टी के कट्टरपंथी इन सुधारों का विरोध कर रहे थे, जिससे देश में अस्थिरता बढ़ी और अंततः सोवियत संघ का क्या होता विघटन हो गया। यानी मिखाइल गोर्बाचेव की सुधार नीतियों का ये कारण है सोवियत संघ के विघटन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब पार्ट दूसरा आ गया और पार्ट दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के गठन का उद्देश्य बताएं। तो अगर हम बात करते हैं कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध ये यूरोप में हुआ था, यूरोप के देशों के बीच में हुआ था। अब यूरोप के देश चाहते थे कि अब हम आपस में युद्ध ना करके अपने आप को क्या करें, आगे विकास करें आपस में। ठीक है, आपस में मिलकर रहें, सहयोग करें, आर्थिक सहयोग, राजनीतिक सहयोग, ठीक है, सांस्कृतिक सहयोग, सभी सहयोग मिलकर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हमें युद्ध नहीं करना है। तो 1992 में एक संधि हुई थी, maastricht संधि। इसी के तहत यूरोपीय संघ का क्या गठन किया गया। इसके उद्देश्य देखते हैं तो पहला है यूरोपीय देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दूसरा देखते हैं एक समान विदेशी और सुरक्षा नीति अपनाना, और तीसरा जो है सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना। इसके तहत एक सांघिक संधि हुई थी 1985 में। इसके तहत कह दिया गया था कि अब जो वीजा वाली प्रणाली है उसको खत्म किया जाए और कहीं भी कोई भी यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान वगैरह, अपनी वस्तुएं बेच सकता है। अगला है एक ही मुद्रा और साझा पहचान, झंडा, गान विकसित करना। यानी यूरोपीय संघ की एक मुद्रा है जिसका नाम यूरो है, एक झंडा है, एक गान है, ठीक है, तो ये विकसित किए हैं यूरोपीय संघ ने। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, याद रखेंगे आप। और यूरोपीय संघ से ब्रिटेन 2020 में अलग हो गया था, जिस घटना को कहते हैं ब्रेग्जिट। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना ब्रेग्जिट कहलाता है। अगला प्रश्न है आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है। तो आसियान विजन 2020 की बातों की बात करते हैं तो इसका मुख्य लक्ष्य एक स्थिर, समृद्ध और प्रतिस्पर्धी आसियान आर्थिक क्षेत्र बनाना है। इसका उद्देश्य बाहरी दुनिया के प्रति खुली भूमिका रखना है, बहिर्मुखी भूमिका रखना है। यानी बाहरी जो दुनिया है, अमेरिका है, पश्चिमी देश हैं, ठीक है, और दूसरे देश हैं, उनके प्रति खुली भूमिका रखनी है बाहरी दुनिया के प्रति। क्षेत्रीय संघर्षों को बातचीत के जरिए सुलझाने पर जोर देना और सदस्य देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करना है। और इसी के तहत अगर देखें आसियान विजन 2020 के तहत नियमित 1999 से आसियान की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चीन की खुले द्वार की नीति क्या है। याद रखेंगे चीन जो है ना, चीन ने 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी और जिसके तहत पूरा का पूरा कंट्रोल राज्य के द्वारा यानी सरकार के द्वारा कर लिया गया था, हर चीज सरकारी बना दी गई थी। लेकिन उससे उसको काफी घाटा हुआ, तो चीन ने खुली द्वार की नीति अपनाई, अपना जो व्यापार है वो दूसरे देशों के लिए खोल दिया। पहले ऐसा नहीं था चाइना में। तो चाइना के अगर एक नेता देखेंगे, देंग सियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति 1978 में चालू की थी। उसका उद्देश्य था कि चीन की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और तकनीक को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को लाना। इसके पहले वो विदेशी निवेश को नहीं लाती थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था, विदेशी व्यापार का बहिष्कार कर रखा था, लेकिन इससे इसको घाटा हुआ। इसलिए उसने सबसे पहले 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 4 चीजों पर आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। 1978 में खुले द्वार की नीति बनाई। 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया और 2001 में चीन WTO का सदस्य बन गया। आगे बढ़ते हैं। इसे चीन को दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा इसने और व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर मुक्त व्यापार में प्रोत्साहित
किया। अगला क्वेश्चन है आसियान के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आसियान एक दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी और याद रखेंगे इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी, यानी इसकी स्थापना बैंकॉक में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय थाईलैंड में नहीं है, यानी बैंकॉक में नहीं है। इसका मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी। इसका उद्देश्य देखते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास को गति देना। दूसरा है कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना। यानी कहते हैं ना, आसियान जो है ना, आसियान संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को मानता है और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देता है। तीसरा, साझा हितों के मामलों पर सक्रिय सहयोग, यानी वो कहता है कि आसियान के जितने भी देश है, 10 देश है, 10 देशों के बीच में सहयोग होना चाहिए और सभी को लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी मुद्दा होता है वो बातचीत के जरिए सुलझाया जाता है, कोई युद्ध तक बात नहीं जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि चीन में 1949 में क्रांति हुई थी, साम्यवाद क्रांति। इसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से राज्य के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। और ये क्रांति जो हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? तो माओ से तुंग के नेतृत्व में हुई थी 1949 में। पार्टी का नाम था चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। अगर हम बात करते हैं इसको काफी घाटा पड़ता है कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का, इसलिए इसने सोचा कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को खुला करेंगे, खुला बनाएंगे, लेकिन इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, यानी एकदम से सभी चीज को निजी नहीं किया है, धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसने क्या किया है? निजीकरण किया है। सबसे पहले 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाए। अमेरिका, देखो अमेरिका पूंजीवाद है, चाइना साम्यवाद है, दोनों ने संबंध बनाए, बड़ी बात थी, कूटनीतिक फैसला था ये चाइना का। 1972 में संबंध बनाए। 1973 में प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने 4 चीजों पर आधुनिकीकरण किया। उसके बाद 1978 में खुले द्वार की नीति देन सियाओपिंग ने चालू की। 1982 में खेती का निजीकरण, 1998 में उद्योगों का निजीकरण। ठीक है, और उसके बाद अगर अपन देखते हैं कि SEZ यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विदेशी कंपनी को आकर्षित करने के लिए। जो सेज होते हैं ना विशेष आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर काफी कम टैक्स लिया जाता है, रियायतें दी जाती हैं, कर में सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे विदेशी निवेश आकर्षित हो, विदेशी कंपनी आकर्षित हो, यहाँ पर निवेश करें। प्रौद्योगिकी विकास, आधुनिक विज्ञान और तकनीक को अपनाया। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? अब जो क्षेत्रीय संगठन का अर्थ क्या होता है? तो क्षेत्रीय संगठन जैसे कि आसियान है, यूरोपीय संघ है, सार्क, ये सारे क्षेत्रीय संगठन है। सार्क दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय संगठन है, वही दक्षिण पूर्व एशिया का आसियान क्षेत्रीय संगठन है, वही यूरोप का क्षेत्रीय संगठन है यूरोपियन संघ। क्यों बनाते हैं? अब जैसे मान लीजिए आसियान में 10 देश है, अब 10 देश चाहते हैं कि हम आपस में व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, तो इस व्यापार को बढ़ाने के लिए, मतलब आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, वो चाहते हैं कि हम आपस में एक साथ रहें, कोई दूसरा देश हम पर कंट्रोल ना करे। तो राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए चाहते हैं वो लोग कि हमारी भाषा के मुद्दे पर कभी भी लड़ाई ना हो, संस्कृति के मुद्दे पर कभी लड़ाई ना हो, तो सामाजिक सहयोग को भी बढ़ावा देते हैं। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है। दूसरा, अगर अपन देखें क्षेत्रीय समस्या लगभग एक जैसी होती है, जैसे पाकिस्तान की समस्या, भारत की समस्या लगभग एक जैसी होंगी। पाकिस्तान में बाढ़ आ गई तो कभी कहीं ना कहीं भारत में भी आ सकती है, यानी क्षेत्र की समस्या लगभग एक जैसी होती है, जैसे बाढ़ की समस्या है। तो क्षेत्रीय संगठन बनाने से इस पे लाभ मिलता है, आपसी सहयोग से ये समस्याएं का हल किया जा सकता है। तीसरा, क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करना, ये कुछ कारण होते हैं क्षेत्रीय संगठन बनाने के। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक कौन से हैं? यानी यूरोपीय संघ की बात करें, ऐसा ताकतवर आखिर क्यों है ये? तो याद रखेंगे इसकी एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। ये मुद्रा जो है विश्व व्यापार में बड़ी इसकी हिस्सेदारी है, अमेरिका से 3 गुना ज्यादा इसकी हिस्सेदारी है, अमेरिका के डॉलर से 3 गुना ज्यादा हिस्सेदारी अमेरिका से। इसलिए ये विश्व व्यापार में कह सकते हैं कि अमेरिका से, चाइना से बड़ी तरीके से बात करता है, मतलब दबदबे से बात करता है यूरोपियन संघ। दूसरी बात, अगर अपन सैन्य शक्ति की बात करें तो सैन्य शक्ति के मामले पे विश्व में दूसरे नंबर पे आती है इसकी सैन्य शक्ति अमेरिका के बाद। परमाणु हथियार की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस के पास परमाणु हथियार हैं, वो 335 परमाणु हथियार बताए जाते हैं इसके पास। तो परमाणु शक्ति, सैन्य शक्ति इसके पास अच्छी खासी है। राजनीतिक शक्ति की बात करें तो यूरोपीय संघ की खुद की एक संसद है, यूरोपियन संसद। ठीक है, यूरोपीय परिषद है,
और साथ में बात करें राजनीतिक शक्ति में ये भी आ जाता है कि फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस जो है ना यूरोपीय संघ का एक सदस्य है और यूएनओ की स्थायी सदस्यता है, इसके पास वीटो पावर है। तो जब भी यूरोपीय संघ के जो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो यूरोपीय संघ के हित में ना हो तो उन पर वीटो लगा सकता है कौन? फ्रांस। तो कुछ कारण है जिसके वजह से यूरोपीय संघ ताकतवर है, आर्थिक शक्ति मजबूत है, सैन्य शक्ति मजबूत है, इसका राजनीतिक प्रभाव है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा पार्ट अपना आ गया है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में अपन क्या पढ़ते हैं, जैसे कि समकालीन दक्षिण एशिया में बांग्लादेश के बारे में, ठीक है, भारत के बारे में, नेपाल के बारे में, म्यांमार के बारे में नहीं पढ़ते, नेपाल के बारे में, श्रीलंका के बारे में, सारे सब देशों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य तनाव के कारण क्या है? तो पहला है कश्मीर विवाद। कश्मीर का मुद्दा आज भी बना हुआ है। इसके कारण, कश्मीर के कारण 1947-48 में, 1965 में और 1999 में युद्ध हो चुके हैं। बाकी 1971 में बांग्लादेश को लेकर युद्ध था। ठीक है, तो पहला विवाद है कश्मीर को लेकर। दूसरा विवाद है सीमा पार आतंकवाद। भारत यह आरोप लगाता है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी लोग हैं, वो कश्मीर में घुसते हैं और कश्मीर के लोगों को सहायता देते हैं, कश्मीर के लोगों को भड़काते हैं। भारत ये आरोप लगाता है, तो इसके कारण विवाद है। साथ में पाकिस्तान भी आरोप लगाता है कि पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, वहां के उग्रवादियों को भारत समर्थन करता है, तो इसके पीछे विवाद माना जाता है। अगला विवाद यो है भारत पाकिस्तान का, वो दो चीजों पर, सियाचिन ग्लेशियर पर और बात करते हैं जो आपकी गुजरात में है। गुजरात में सर क्रीक, गुजरात में क्या है? सर क्रीक को लेकर और सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। सर क्रीक का जो मुद्दा है, सर क्रीक की जो रेखा है उसको निर्धारित ही नहीं किया गया ढंग से। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा माना जाएगा। साथ में नदी जल विवाद भी है काफी, लेकिन इस पर समझौता हो चुका था। 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल बंटवारे पर एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। 1960 में हुआ था, 19 सितंबर 1960। पूछा जा सकता है कि सिंधु जल समझौता किन किन देशों के बीच में हुआ था? तो भारत पाकिस्तान। कब हुआ था? 1960 में हुआ था। कौन कौन ने हस्ताक्षर किए थे? तो भारत की तरफ से नेहरू जी ने और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने, जनरल अयूब खान। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सिंधु जल समझौता है ये किसकी मध्यस्थता में हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, विश्व बैंक की मध्यस्थता में ये हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला अगर अपन देखते हैं, रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता भी है इनके बीच में, यानी दोनों देश परमाणु हथियार रखे हैं, दोनों देशों के पास परमाणु हथियार संपन्न है। दोनों ने 1998 में परमाणु परीक्षण भी कर रखे हैं। 13 मई को भारत ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, और उसी समय अगर अपन देखते हैं पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ियों पर परमाणु परीक्षण किया था। तो ये कुछ विवाद है। अगला अगर देखते हैं क्वेश्चन है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। अब श्रीलंका का जातीय संघर्ष की बात करते हो, श्रीलंका जब आजाद हुआ 1948 में, तो श्रीलंका में दो प्रकार के लोग ज्यादा रहते हैं, एक सिंगली है और एक तमिल है। सिंगली मुख्य रूप से बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं और वही ज्यादा है। 74% आबादी सिंगलियों की है श्रीलंका में। उन्होंने अपनी बहुसंख्या के आधार पर वहां के शासन को मतलब चलाना चाहा। 1956 में एक ऐसा कानून लेके आए वो कि उन्होंने सिंगलियों की भाषा को बढ़ावा दिया और तमिल की भाषा को दरकिनार कर दिया। पेपर में, परीक्षाओं में, या कह सकते कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह प्राथमिकता किसे दे दी गई? सिंगलियों को दे दी गई, जिसकी वजह से तमिल लोगों में काफी असंतुष्टता की भावना आई और तमिलों ने एक अलग संगठन बनाया जिसका नाम है लिट्टे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलिलम। 1976 में अगर अपन देखें प्रभाकरण के द्वारा बनाया गया था। 1983 से ये उग्र, कह सकते हैं उग्र हो चुका था, संघर्ष करने लगा था, सशस्त्र संघर्ष करने लगा था और गृह युद्ध की समस्या श्रीलंका में हो चुकी थी। ये लिट्टे एक तमिल ईलम राष्ट्र की मांग करता था। अब लेकिन जब मांग रखता था तो श्रीलंका की सरकार ने इनको मारना चाहा, तमिलों को मारना चाहा। इससे हमें क्योंकि भारत के भी कुछ लोग तमिल लोग थे, जो भारतीय तमिल थे, वो श्रीलंका में रहते थे, तो हमको दुख हुआ, हमारे तमिलनाडु राज्य को भी दुख हुआ। इसलिए हमारे देश ने शांति सेना भेजी थी 1987 में, IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, राजीव गांधी के समय। ठीक है, राजीव गांधी के समय ये शांति सेना भेजी गई थी, लेकिन इस शांति सेना ने कुछ लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। 1989 में ये शांति सेना लौटा ली गई थी।
ये लिट्टे की समस्या 2009 तक खत्म हुई है और 2009 में श्रीलंका की सरकार ने लिट्टे को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो याद रखेंगे, दो लोगों के बीच में ये संघर्ष था, सिंगलियों और तमिलों के बीच में गृह युद्ध की समस्या रही है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क की सफलताएं और विफलताएं बतानी है। तो अगर अपन देखेंगे सार्क में 8 देश हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश किसमें आते हैं? सार्क में आते हैं। अफगानिस्तान भी 2007 में इसमें शामिल हुआ था। सार्क में अब इसकी विफलता पता क्यों है? आसियान काफी सफल है लेकिन सार्क विफल है। सार्क की विफलता का कारण यह है कि इसमें ऐसे देश हैं जो आपसी दुश्मन हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान। तो विचार वगैरह इनमें सहमति नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जिस प्रकार आसियान बढ़ा है उस प्रकार सार्क नहीं बढ़ पा रहा है। सफलता क्या है? तो इसने दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार, इसने 2004 में साप्टा पर संधि की। साप्टा एक समझौता, इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र है जिसके तहत ये कहा गया है कि हम टैक्स मुक्त करेंगे, व्यापार को बढ़ावा देंगे। ठीक है, तो साप्टा याद रखेंगे 2004 में साप्टा पर हस्ताक्षर किए गए थे। विफलता क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच निरंतर तनाव के कारण यह संगठन बहुत प्रभावी नहीं हो सका है। 2014 के बाद इसका कोई शिखर सम्मेलन नहीं हुआ है। ठीक है, 2014 में अगर शिखर सम्मेलन की बात करते हैं नेपाल के काठमांडू में हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और ये साप्टा वाली अगर बात करें, साप्टा पर जो समझौता हुआ था, साप्टा पर संधि पर जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 2004 में इस्लामाबाद में हुए हैं, पाकिस्तान में। 12वां शिखर सम्मेलन था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया समझाइए। अगर अपन नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल शुरुआत से लोकतंत्र नहीं था, यह राजतंत्र था। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 1990 में जनता ने आंदोलन किए लोकतंत्र के लिए और सरकार को, यानी कह सकते हैं वहां के राजा को, ज्ञानेंद्र सिंह को लोकतंत्र बहाल करना पड़ा। लोकतंत्र मतलब बहाल की बात क्या, बहाल तो नहीं करना पड़ा ना, लोकतंत्र लाना पड़ा। लेकिन ये लोकतंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका और 2002 में राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने फिर से क्या कर दी, संसद को बर्खास्त कर दिया। लेकिन जनता ने फिर से क्या किया, विद्रोह किया और 2006 में ज्यादा विरोध के कारण राजा को संसद फिर से बहाल करनी पड़ी। और 2008 में अगर देखते हैं तो नेपाल ने लोकतंत्र को अपनाया, संघीय व्यवस्था को अपनाया और 2015 में नेपाल ने अपना संविधान लागू किया, संविधान बनाकर लागू कर दिया। तो नेपाल आज एक लोकतांत्रिक, एक संघीय प्रणाली वाला देश है। अब वह राजतंत्र नहीं रहा। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया की 4 विशेषताओं को लिखिए। तो सबसे पहले विशेषता है यहाँ की विविधता। यहाँ पर बहुत सारी अलग देखें तो विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न संस्कृतियां हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करते हैं दूसरी, यानी जो दक्षिण एशिया है ना, ऊपर अगर उत्तर की बात करें, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में अगर देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ। और यहाँ की भौगोलिक संस्कृति लगभग एक जैसी है, मतलब एक प्रकार के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, अलग अलग प्रकार के लोग। ठीक है, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, मतलब दुनिया से कटे हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दुनिया से कटे हुए हैं। आगे देखें राजनीतिक अस्थिरता क्षेत्र के, अगर अपन इस क्षेत्र की बात करें, दक्षिण एशिया में एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। श्रीलंका और भारत शुरू से ही लोकतंत्र रहे हैं। वहीं हम बांग्लादेश और पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोकतंत्र और सैनिक तानाशाही दोनों रहा है। वहीं नेपाल की बात करेंगे, नेपाल में राजतंत्र शुरू में था लेकिन अब लोकतंत्र है। वहीं हम भूटान की बात करेंगे, भूटान आज संवैधानिक राजतंत्र है। और मालदीव की बात करें तो मालदीव 1968 तक एक रियासत थी, लेकिन वर्तमान में मालदीव भी क्या है, एक लोकतंत्र हो चुका है, लोकतांत्रिक गणराज्य हो चुका है। ठीक है, आर्थिक चुनौतियों की बात करें, ये क्षेत्र विकास की अपार संभावनाओं के साथ साथ गरीबी और जनसंख्या दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अपन देख रहे हैं भारत में काफी जनसंख्या ज्यादा है। अगला पार्ट है अंतरराष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के अंग की बात करते हैं, 6 प्रमुख अंग हैं। पहले स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर 51वां संस्थापक सदस्य कौन था जिसने 51वें नंबर पर हस्ताक्षर किए थे? 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने हस्ताक्षर किए थे और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई और भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। पहला अंग है महासभा, जिसे अपन आम सभा के नाम से जानते हैं और इसको विश्व की लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टोटल 193 सदस्य देश हैं और इनके पास, सभी के पास समान मताधिकार है। हर किसी के पास एक वोट का अधिकार है
और इसके निर्णायक अगर मतलब इसके जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, वो बाध्यकारी नहीं होते हैं। दूसरी अगर अपन अंग की बात करें, दूसरा अंग जो है सुरक्षा परिषद है और इसे विश्व की अगर देखें तो पुलिस मैन भी कहा जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसमें सिर्फ 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य जो परमानेंट है और 10 अस्थायी हैं। 5 हमेशा के लिए बने रहते हैं और 10 जो है वो 2 वर्ष के लिए बनते हैं और चेंज हो जाते हैं। 5 के पास वीटो पावर है, मना करने का अधिकार है। सुरक्षा परिषद काफी शक्तिशाली अंग। शांति, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए इसे बनाया गया है। सुरक्षा परिषद अपने शांति सेना भी भेजती है। तीसरा देखते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद में अगर देखें तो 54 सदस्य हैं और इसका चुनाव जो होता है, इनका चुनाव जो होता है 3 वर्षों के लिए होता है। आर्थिक सामाजिक परिषद में न्यास परिषद की बात करते हैं तो न्यास परिषद उन क्षेत्रों के लिए बनाए गए थे जो स्वतंत्रता की हालत में नहीं थे। मतलब कह सकते हैं जब उपनिवेश हटाया जा रहा था हर जगह से, तो कुछ देश ऐसे थे जिनको स्वतंत्र करने से वो ज्यादा विकास नहीं कर पाते। तो कुछ देशों की अगर हम देखें जिम्मेदारी दे दी गई थी कुछ देशों को कि जब तक ये पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते हैं, आप उनका ख्याल रखना। तो न्यास्ता परिषद उसके लिए बनाई गई थी, लेकिन न्यास्ता परिषद के पूरी तरह से 1994 से काम खत्म हो गए हैं जब अमेरिका ने पलाऊ द्वीप को क्या किया, स्वतंत्र किया 1 नवंबर 1994 को। तब से इसके काम लगभग खत्म है न्यास्ता परिषद के। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका नीदरलैंड की राजधानी हेग में है। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो चयन किया जाता है वो महासभा और सुरक्षा परिषद की सलाह पर किया जाता है। और साथ में इसको भी याद रखेंगे कि इसके 15 न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवाद का निपटारा करने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे। अगला है सचिवालय। ये सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक अंग है और इसका जो प्रमुख होता है या मुखिया होता है वही संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतीकात्मक चेहरा होता है, जिसे अपन महासचिव कहते हैं। वर्तमान में महासचिव का नाम एंटोनियो गुटेरेस है जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम देखें तो सचिवालय के जो महासचिव है उनका जो चयन किया जाता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे का आधार क्या है। तो आपको एक तरीका याद होना चाहिए कि 1997 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए थे। उनमें एक पहला मानदंड ये था कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में उसको स्थायी सदस्यता मिल जाएगी जो बड़ी सैन्य ताकत रखता हो। दूसरी, जिसकी बड़ी जनसंख्या हो। तीसरा, एक बड़ा लोकतंत्रात्मक देश हो। और चौथा चीज ये है कि वो संयुक्त राष्ट्र में के बजट में नियमित हिस्सेदारी उसकी हो। और पांचवा जो है कि वह अपने मानवाधिकारों के लिए जाना जाता हो, आप मानवाधिकारों को बढ़ावा देता हो। और छठवां है कि विविधता का प्रतिनिधित्व करता हो। अगर आप उन देखें इन चीजों को मिलाएं, भारत से जोड़ें तो क्या आता है। अब भारत की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरे देखें, भारत की आबादी विश्व में सबसे ज्यादा है, तो भारत को क्या मिलना चाहिए, सदस्यता मिलनी चाहिए। तीसरी बात करें, बजट की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के बजट में योगदान जरूर कम है लेकिन नियमित योगदान देता है, तो इसलिए भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। चौथी चीज अगर देखें तो भारत लोकतंत्र को समर्थन देता है, मानवाधिकारों का समर्थन करता है, मानवाधिकार आयोग भी बनाया गया भारत में, तो ये भी इसकी वजह से भी क्या मिलना चाहिए भाई स्थायी सदस्यता। और लास्ट जो है अगर अपन देखें तो भारत जो है विविधताओं का क्या करने वाला है, प्रतिनिधित्व करने वाला है। इतनी आबादी है, इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो कह सकते हैं कितने 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसे देश को तो क्या मिलना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता मिलनी चाहिए स्थायी सदस्य में, लेकिन नहीं मिल पाएगी। कारण बहुत सारे हो सकते हैं। पहला कारण यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बनते नहीं है, तो अगर भारत शामिल होना चाहता है तो पाकिस्तान इस पर रोक लगा देता है, पाकिस्तान की वजह से नहीं मिल पाएगी क्योंकि भारत के संबंध अच्छे नहीं है पड़ोसियों के साथ। दूसरा, अगर हम बात करें अगर भारत को अगर सदस्यता मिलेगी तो इससे पहले ऐसे भी देश हैं, ऐसे महाद्वीप हैं जिनके किसी भी सदस्य को सदस्यता प्राप्त नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप का कोई भी देश स्थायी सदस्य में नहीं है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कोई भी सदस्य मतलब स्थायी सदस्य नहीं है, जबकि एशिया में चाइना तो है। तो इसलिए सदस्यता काफी मुश्किल है।